हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी अगली एक पीवाईक्यू क्लास में, जो कि हिंदी के पीवाईक्यूज हम पढ़ रहे हैं। और यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जो कि बस आने ही वाला है, उसके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी तैयारी के लिए सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं। हिंदी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और जीएस, इन सभी के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चैनल पे। आप विजिट करो, देखो, सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है, तो आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम सुदृढ़ होके चलेगी। राइट, चलिए तो बिना समय गवाए, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पीवाईक्यू क्लास को। जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। किसको पहचानना है? विशेषण को पहचानना है। देखिए, जितने भी हमारे पुराने पीवाईक्यूज हैं उन सभी में ये चीजें बार बार आई हैं। ठीक है, जितना भी हमारा हिंदी का सिलेबस है सभी में से क्वेश्चन, सभी पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन को ऐड किया गया है। राइट, तो विशेषण को, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड दे दिए, लाइक ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। अब इसमें से विशेषण क्या है? ठीक है, एक बार आंसर आप अपने पास नोट करके रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर मैं चुप हो रही हूँ थोड़ी देर के लिए, दैट मीन वो आपका टाइम है। मैं आपको समय दे रही हूँ टू राइट द आंसर। आप वो आंसर अपने पास लिखोगे एंड देन जब मैं उसका आंसर बताऊंगी तो आप उसे अपने आंसर को क्या करोगे? टिक करोगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 शब्द हैं, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। इन चारों में से विशेषण क्या है? टिक करेंगे। देखो, ऐतिहासिक एक ऐसा शब्द है जो इमारतों के लिए, जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्डिंग हो, जगह हो, वो सारी चीजें आपकी संज्ञा में आती हैं, और संज्ञा की वित्तीय विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? ऐतिहासिक है। ठीक है, चलिए। जागना, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ठीक है, मूल रूप का पहला प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जागना का मूल रूप से जो क्रिया कराई जा रही है। ठीक है, बताइए। जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग। ठीक है, तो जगाना ही हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो क्रिया के रूप में एक यही सही शब्द भी हमारे पास है। जागवाना, जगवाना, जाग गलत है। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर भी क्या होगा? जगाना। ठीक, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि जिसमें वर्तमान काल में कार्य क्या हो चुका हो? पूरा हो गया। ठीक, और अब आप उसे क्या करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं, या उसका जो समय है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आप उस समय को क्या करेंगे? बैठेंगे कि हाँ, ये हमारा कार्य जो है हो गया है। ठीक है, चलिए। हमारे पास पहला वाक्य है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दूसरा है, वह घूमने जा रहा है। तीसरा है, वह पढ़ रहा था। और चौथा है, मैं बाहर जाऊंगा। देखो, वह घूमने जा रहा था, तो जा रहा है, ये तो हमारा किस में हो गया? ये वर्तमान काल में हो गया। ठीक, कार्य हो रहा है। ठीक, मैं बाहर जाऊंगी, ये भविष्य काल में हो गया। बस, वह पढ़ रहा था, ये हमारी बात है कि भाई ये हमारा क्या है? ये हमारा किस तरह का वाक्य है? तो ये है आपका अपूर्ण भूतकाल। कैसा है? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, वो अभी भूतकाल में पढ़ रहा था, रहे थे। ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल का हमारा एक ही ऑप्शन सही है, वह अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है।
क्लियर है बात? चलिए अगेन फिर से हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि सुरेश गीत गा रहा था। देखो अभी मैंने ये चीज यहाँ बताई है, मैं पढ़ रहा था, ये क्या बताया मैंने? अपूर्ण भूतकाल बताया। ठीक है, तो सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है, ये आप आराम से बता सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है कि गीत अभी चल रहा था, उसमें पूरा नहीं हुआ था, तो कार्य अभी हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पक्षी। ठीक, पक्षी को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, पूछा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पंकज, अंडज, खग या नभचर। नभचर कौन हो गया? नभ में रहने वाले। खग कौन हो गया? खग पक्षी को ही कहा जाता है। ठीक है, और अंडज, अंडज वो हुए जिनका जन्म किससे हुआ हो? अंडे से हुआ हो। तो पक्षियों का जन्म जो होता है वो अंडे से ही होता है, तो इनको अंडज भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पंकज। ठीक है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ को रेखांकित किया गया है और पूछा है इसका विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ, अपाहिज, अज्य या जिसका कोई ना हो। अनाथ का विलोम शब्द हमको बताना है। ठीक है, देखेंगे आंसर और बताएंगे। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है अनाथ और सनाथ, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सनाथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है, जिसके अनेक अर्थ नहीं हो रहे हैं? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, कनक, अनंत, महावीर या हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमारा क्या जाता है? कनक। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ठीक है, अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। ठीक है, महावीर, महावीर जो वीरता में भी कौन है? महान है, वो महावीर है। बस हत्या, ये हमारा अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध किससे है? अध्यात्म से है। तो जो अध्यात्म से संबंध रखता होगा वो क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, आध्यात्मिक कहलाएगा। धार्मिक अलग होता है, आध्यात्मिक अलग होता है। ठीक है, शास्त्रीय और नैतिक सब चीजें अलग हैं। कभी भी आप धार्मिक को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। आध्यात्मिक वो होते हैं जो हर एक चीज की डीप नॉलेज रखते हैं। पूजा भी कर रहे हैं तो उसका एक रीजन होगा किस लिए पूजा कर रहे हैं, क्यों, अगर पूजा किस मुद्रा में बैठकर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो अध्यात्म होता है। पूजा या प्रार्थना अर्चना करना हर तरीके से, वो सब धार्मिक चीजों में आ जाता है कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका मतलब अलग अलग होता है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक, समरूपी भिन्नार्थक कौन सा जोड़ा होगा? यानी कि वो रूप में तो समान है लेकिन उनके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। अवधि, अवधि। ठीक है, अवधि समय को कहा जाता है और अवधि एक जगह का नाम है, भाषा को बोला जाता है। तो यही हमारा क्या है? सही आंसर है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन को बताना है ये किस तरह का शब्द है। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। प्रतिदिन की बात की गई है। ठीक है, तो प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है जो उस वाक्य के साथ मिलकर उस वाक्य को तो पूर्ण कर रहा है, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार के लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ना तो उपसर्ग होगा, सर्वनाम नहीं होगा, कारक नहीं होगा, सीधे सीधे ये क्या होगा? अव्यय होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? अव्यय।
कहते हैं मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगाया जाए। ठीक है, तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल है, मिल तो स्टार्टिंग में पहले ही कट गया। आप है, लाप है या अप है। ठीक है, तो अब ये आंसर आप अपने पास नोट करेंगे। यह तो आपको मैंने पहले ही बताया है, जो रोजाना पीवाईक्यू की क्लास लेते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप क्वेश्चन करते रहिए, आपको पूरी हिंदी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, मिल प्लस आप, मैंने पहले ही कहा था कि शब्द को तोड़ दीजिए। मिल प्लस आप, तो प्रत्यय हमारा क्या निकला? आप प्रत्यय निकला। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ई प्लस आ, तो क्या बनेगा? य बनेगा। ई प्लस आ तो हमारा क्या बनेगा? य बनेगा, और ता हमारा आधा हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? प्रत्याघात होगा। ठीक है, महोषध। महोषध शब्द का संधि विच्छेद करो। महोषध का मतलब होता है जो सबसे अच्छी औषधि रामबाण मानी जाती है, उसको महोषध कहा जाता है। तो महा औषध। ठीक है, आ प्लस ओ होंगे ना, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? स्वर संधि में आ जाएगा। औषधि तो होगा ही नहीं, औषधि लिखा हुआ है तीनों में, तो तीनों ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। सही आंसर कौन सा होगा? महा प्लस औषध। ठीक है, ये कहते हैं निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द को पहचाने। तद्भव मतलब जो संस्कृत भाषा से लेकर तोड़ फोड़ कर बनाया गया अपने अनुसार सरल शब्द, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, पाषाण, कंकण या पक्ष या प्यासा। ठीक, तो अब इसमें से पहचानेंगे सही शब्द कौन सा। अलग तो अलग दिखाई दे रहा है, तद्भव शब्द में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो क्या है? बिल्कुल सही बात है, प्यासा है। पाषाण शुद्ध शब्द है, कंकण शुद्ध शब्द है, पक्ष शुद्ध शब्द है। ठीक है, बस प्यासा ही अशुद्ध है। ठीक है, ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य हमको बताना है भाई। ठीक, आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। ठीक, तो अब इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या होगा? आज मैं यहीं रहूंगा, बिल्कुल सही बात है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, कुछ गड़बड़ है। क्या तुम कॉलेज जाते हो? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन मार्क है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, बिल्कुल सही बात है। अभी पत्र नहीं मिला गलत हो जाता है, अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ठीक, तो सज्जन लोग नहीं, सज्जन आएगा अकेले। ठीक, तो यही हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है, यही हमारा सही आंसर है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो अंश है वो कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो इसमें हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहले ही अलग दिखाई दे रहा है, मन नहीं होती है, यही हमारा अशुद्ध अंश है। मन नहीं है। ठीक है, चलिए, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और क्रियावाच्य। तो हमारे कितने हो गए? 3 प्रकार हो गए। ठीक है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं भाई। ठीक है, वाक्य समाप्त हो गया तो क्या लगा दो? पूर्ण विराम लगा दो, है ना, तो हमारा वाक्य समाप्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। है ना, ये लोहे के चने चबाकर माता पिता लोहे के चने, अब क्या वो लोहे के चने खरीद के लाएंगे तब बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं ना, मतलब ये एक मुहावरा है, इसका कोई अर्थ निकलता है। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो माता पिता स्पष्ट बात करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अब रख के देख लो, है ना, माता पिता बहुत ही विश्वास रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता बहुत ही आशा रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, या माता पिता बहुत कठिनाई झेल कर बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे सटीक क्या है? बहुत कठिनाई झेलना। ये इसके भी वैसे भी अर्थ नहीं है। ठीक है, कहाँ राजा भोज
कहाँ गंगू तेली। ये एक लोकोक्ति है। मुहावरे में और लोकोक्ति में फर्क होता है। लोकोक्ति होती है जो लोगों द्वारा किसी कहानी के अनुसार बनाए गए एक वाक्य, वो लोकोक्ति होती है। ठीक है, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, या गुण। इसका सही आंसर हमारा है ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक राजा में और तेली में बहुत फर्क होता है, विचारधारा में भी, कार्य प्रणाली में भी, हर तरह से, और जीवन शैली में भी। तो ये उसी चीज को दर्शाते हैं कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना की जाती है, तब इस तरह की लोकोक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसकी आवृत्ति हो रही हो? वर्ण की आवृत्ति हो रही हो। ठीक है, किसकी आवृत्ति हो रही हो भाई? वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ठीक, जो मात्रिक सम छंद हैं उनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद। ठीक, छंद जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध विषम मात्रिक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो सममात्रिक छंद होते हैं उनके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब उसे इनमें से क्या कहेंगे? ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट बाकी जो बचे हुए होंगे उनके आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, उनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो हम अगर अगर बात करें किसकी? चौपाई की, तो चौपाई में कितनी कितनी 16-16 मात्राएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए, बाकी दोहे में कितनी मात्राएं, सोरठा में कितनी मात्राएं और रोला में कितनी मात्राएं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। भीष्म पिता ने आजीवन रेखांकित किया गया, आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? आजीवन यानी कि जीवन भर तक की उन्होंने बात कर दी भाई। ठीक है, तो जीवन भर की जब उन्होंने बात की है तो एक भाव उनका उत्पन्न हुआ। तत्पुरुष समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं, कोई नंबरिंग नहीं है। ठीक है, कोई कर्मधारी या कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक, जो कर्म को धारण कर रहा हो। तत्पुरुष जहाँ पे आप काकी के, कुका के, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आजीवन जीवन भर की बात की जा रही है, तो ये कैसा है? अवयवी भाव समास है। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट ये कहते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण का मतलब होता है दुख, पीड़ा, और करुण का स्थायी भाव क्या होगा? वो होगा जी शोक। दुख में दुखी होता है, शोक होता है, तो उसका स्थायी भाव भी क्या होगा? शोक होगा। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध का रस क्या होगा? आपका क्या रहेगा? क्रोध का रस, हमारे 9 रस होते हैं। ठीक है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, है ना, अद्भुत रस, भयानक रस, ठीक, वात्सल्य रस। ठीक, तो इसी में से क्रोध एक आता है, जिस भी बात को देखकर आपको क्या आ जाए? क्रोध आ जाए। ठीक है, उत्साह, उत्साह का एक भाव होता है। ठीक है, जो आपको क्या करता है? रोमांच से भर देता है, काम करने के लिए या किसी भी कार्य के लिए तत्पर कर देता है, तो वीर रस का ही आ जाता है। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज देख लेना जो बहुत ज्यादा अद्भुत है, तो ये अद्भुत रस का ही हमारा क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहते हैं कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये तो सबसे आसान है। ठीक, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, वर्णमाला कहेंगे, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। इसमें से हमें क्या पहचानना है? स्त्रीलिंग पहचानना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? संसार, गौरव, समुदाय या अश्वनी। ठीक, अश्वनी एक नाम है, अश्वनी एक भाव भी है। ठीक है, तो यही हमारा स्त्रीलिंग शब्द भी है। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है? बेटी, बेटियां, डिबिया,
डिबिए, श्रोता श्रोतागण, वधू वधुएं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि एक वचन और बहुवचन के अनुसार। ठीक है, तो बताएंगे इसमें कौन सा वचन हमारा सही नहीं है। वो है डिबिया और डिबिए। डिबिया और डिबियाएं होगा। ठीक, डिबिए कुछ शब्द नहीं होता, यहीं से हमें नजर आ रहा है। श्रोता और श्रोतागण, ये बिल्कुल सही है। श्रोताओं मत कर देना, क्या होता है सही शब्द? श्रोतागण होता है, इसका श्रोता का बहुवचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पे दो वाक्यों में या दो शब्दों में संबंध स्थापित करवाना है। ठीक, और वो संबंध कारक वही कहलाएगा। ठीक, संबंध में मैं आपको बता दूं, संबंध कारक जो होता है, संबंध का मतलब होता है कि आप एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ कुछ ना कुछ संबंध वहां पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काकी के शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, कैसे किन शब्दों का इस्तेमाल होता है? काकी के। तो राम खाना खाता है, कोई संबंध है नहीं। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा, या माँ अपने बच्चे को मारती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर्म आ गया, मार रहा है। राम ने रावण को मारा, ये भी हमारा किस में आ गया? कर्म कारक में आ गया। राधा का कुत्ता, ये संबंध में आता है। किसका? कुत्ते का राधा के साथ संबंध दिखाया है कि राधा का पर्सनल कुत्ता है, बहुत तेज दौड़ता है। यही हमारा संबंध कारक का सही उदाहरण भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गद्यांश की। गद्यांश हमारा कहता है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है। किसका स्थान है? रविंद्रनाथ टैगोर का अग्रण्य स्थान है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ, माता का नाम शारदा देवी। पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और सच्चे देशभक्त। ठीक है, 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी। 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। किसकी पढ़ाई के लिए? कानून की। लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। ठीक है, प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी के शांति निकेतन की स्थापना हुई। किससे? प्रकृति के प्रेम से। 16 अक्टूबर को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इस आंदोलन का बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, बहुत फेमस बुक है, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। ठीक है, सर्वतामुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में ही हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। जनमन गणमन, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना का नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि के लिए दिया गया। ऊपर हमने पढ़ा था, गीतांजलि के लिए रही और उन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, जब ध्यान से पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन अपने आप आंसर उसके लगते चले जाते हैं, फिर आपको वापस ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको ऐसे अंडरलाइन करके ही पढ़ना होता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऐसे क्वेश्चन का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था जी? ये तो हमें पता है, कलकत्ता। 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 कलकत्ता में। ठीक है जी। वैसे भी ये सही आंसर हमारा आ ही जाएगा, गुजरात, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश सारे गलत है। ठीक है। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ये हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन इतिहास से रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। किस कवियों को गांधी जी ने, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था इनमें से? ठीक, तो कौन से हैं वो कवि? वो कवि हैं जी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ठीक है, देवदास मूवी भी आपने देखी होगी, उपन्यास है, कलकत्ता फेम्ड है। ठीक है, तो ये जो उपन्यासकार इसके कौन है? ठीक, अगर मैंने आपको ये बताया कलकत्ता से है, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कौन होंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। देखो, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इनको तो रट ही लेना। कौन सी रचना, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ठीक, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की है। बस यामा एक ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार अपने आप दोबारा से भी करोगे। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे एक नए PYQ सेट के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करो, इनको देखो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।